हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन है चैप्टर नंबर 9 उसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो आपका, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमने पढ़ा था कि जो गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे उसने क्या किया था, जो मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मोशन का ऑब्जर्वेशन किया था। तो गैलीलियो ने क्या किया, उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। ठीक है, उन्होंने कैसा प्लेन लिया? एक इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जेक्ट के मोशन का ऑब्जर्वेशन किया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप से मोशन करेगा, कैसे नहीं करेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब उस चीज़ों का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया। इस एक इंक्लाइंड प्लेन पर उन्होंने क्या किया, एक मार्बल को, एक हमारे पास मार्बल की बॉल है उसको क्या किया, डाउनवर्ड्स मोशन करवाया। तो यहाँ से जब उस बॉल को रिलीज़ किया तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे बॉल रोल्स डाउन होगी, जैसे जैसे नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज। व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। कि जब एक मार्बल को इंक्लाइंड प्लेन पर वो जब नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी टाइप से उन्होंने फिर से एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन लिया। यहाँ पर अब उन्होंने क्या किया, उस मार्बल को ऊपर चढ़ाया। ठीक है, ऊपर उसकी स्पीड कर रहे रोल्स अप। अब वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर गया तो जैसे जैसे वो ऊपर गया उसकी वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऊपर, वो मार्बल जो है वो ऊपर गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। जब मार्बल नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। व्हेन मार्बल रोल्स अप देन इट्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। तो जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम एक प्लेन ले ले, ठीक है, हम क्या ले, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले ले, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं है। तो अब इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई मार्बल इस पर अगर क्या करे, मोशन करे, तो उसकी वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई, मार्बल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मार्बल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बिल्कुल सीधा प्लेन है, तो वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। ये कब की बात करें हम, फ्रिक्शनलेस प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ प्लेन है, बिल्कुल भी फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं होगा। फिर उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन किया कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन और ये दूसरा इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये दो इंक्लाइंड प्लेन ले लिए। हाँ, और यूँ सपोज किया कि इनका जो इंक्लाइंड एंगल है वो दोनों कैसा है, इक्वल। जितना डिग्री, सपोज करो अगर ये 30 डिग्री पर इंक्लाइन है तो ये वाला प्लेन भी कितना रहेगा, 30 डिग्री पर इंक्लाइन रहेगा। तो अब यहाँ से अगर हम किसी मार्बल को, हमने क्या किया, रोल्स डाउन किया, अगर यहाँ से कोई मार्बल नीचे आ रहा है तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये मार्बल जैसे नीचे आएगा यहाँ से फिर वापस कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जितनी हाइट से हमने उसको रिलीज़ किया है वो यहाँ पर वापस ऊपर उतनी ही हाइट तक चढ़ेगा। उन्होंने क्या देखा कि ये जो मार्बल है यहाँ से जितनी हाइट से हम उसको रिलीज़ करेंगे, ये दूसरे हमने क्या लिया, एक प्लेन लिया जो दोनों साइड से क्या है, इंक्लाइंड है। एक प्लेन लिया जो दोनों साइड से क्या है, इंक्लाइंड, और ये दोनों सेम इंक्लाइंड प्लेन है। मतलब जितना तिरछा ये है उतना ही तिरछा ये रहेगा, जितना इंक्लाइंड ये है उतना ही इंक्लाइंड ये रहेगा। अब यहाँ पर किसी हाइट से हमने एक मार्बल को क्या किया, रिलीज़ किया। तो मार्बल नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया और फिर यहाँ पर ऊपर गया। तो जितनी हाइट से हमने उस मार्बल को रिलीज़ किया था उसके अपोजिट साइड में मार्बल उतनी ही हाइट तक ऊपर जाएगा। जितनी हाइट से हमने मार्बल को रिलीज़ किया था अपोजिट साइड में मार्बल उतनी हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का जो इंक्लाइंड है वो क्या है, सेम है, मतलब सेम एंगल्स पर अगर इंक्लाइंड है तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पर उसने कवर की इस प्लेन पर भी वो इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसका इंक्लाइंड
हम क्या कर दे, थोड़ा सा डिक्रीज कर दे, इस एंगल को थोड़ा सा कम कर दे, सपोज करो इतना इंक्लाइन कर दे। तो अब अगर यहाँ से रिलीज करें, अब सपोज करो ये वाला प्लेन नहीं है, ठीक है, ये वाला प्लेन नहीं है। अब अगर उसे वापस उतनी ही हाइट तक जाना है, वापस उसे उतनी ही हाइट तक जाना है, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने रिलीज़ किया, अब ये वाला प्लेन नहीं है, इस प्लेन को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया, उसका इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा सा उसका कम कर दिया। तो अब यहाँ से रिलीज़ किया, अब वापस उतनी ही हाइट तक जाने तक उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इस प्लेन को और कम कर दिया, इसका जो एंगल है वो और कम कर दिया, ठीक है। अब वापस हमने तो क्या कहा है कि जितनी हाइट से रिलीज़ करेंगे अपोजिट साइड में वो उतनी ही हाइट तक जाएगा, तो वापस उसे जाना है उतनी ही हाइट तक, मतलब यहाँ तक जाना है। अब वापस यहाँ तक जाने तो उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे इस इंक्लाइंड प्लेन का हम एंगल कम करते जाएंगे, इस मार्बल को उतनी ही हाइट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करें, इस प्लेन को बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की सीध में कर दे, बिल्कुल इसको क्या कर दे, इसका एंगल हम कर दे 0 और इसको बिल्कुल यूँ सीधा कर दे। तो अगर ये मार्बल यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये इस मार्बल को तो क्या करना है, उतनी ही हाइट तक जाना है जितनी हाइट से रिलीज़ किया था। तो वो जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, चलता रहेगा, वो मोशन करता रहेगा कि वो ढूंढेगा कि हाँ अब हाइट आएगी, वो अब हाइट आएगी, अब हाइट आएगी, लेकिन वो हाइट तो आ ही नहीं रही है। तो इस टाइप से वो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से क्या करते रहेगा, मोशन करता रहेगा। कब, ये कब के लिए, आइडियल कंडीशन में है। आइडियल कंडीशन मतलब जहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या, नहीं होता है कि ये मार्बल थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से आया थोड़ी सी डिस्टेंस यहाँ तक आया, फिर उसके बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है और वो एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है। क्यों रुका, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, मार्बल की जो मोशन है उसके डायरेक्शन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स है। वहाँ पर क्या है, मार्बल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, उस मार्बल की रोक दिया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी मार्बल को एक इंक्लाइंड प्लेन से हाइट से रिलीज करते हैं तो वो अगर सेकंड साइड में इंक्लाइंड प्लेन है तो उतनी ही हाइट तक जाएगा। अब अगर इस वाले प्लेन को हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के सीध में कर दे, बिल्कुल सीधा कर दे इस प्लेन को, तो यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, क्योंकि उसको उतनी ही हाइट तक जाना है। कब ये ऐसा होगा कि जब वहाँ पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। इस फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर, इस मार्बल पर फोर्स अप्लाई किया और उसको थोड़े टाइम बाद रोक दिया। तो मतलब ये चल रहा था, किसी वेलोसिटी से चल रहा था, इसकी वेलोसिटी को क्या हुआ, चेंज। तो इसकी वेलोसिटी चेंज क्यों हुई, ये रुका क्यों, इसका स्टेट ऑफ मोशन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या था, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट ऑफ मोशन को हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, उसके स्टेट ऑफ मोशन, कि अगर वो सेम किसी एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, अनबैलेंस्ड फोर्स की। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की। अगर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो हमने क्या कहा कि अगर उसकी स्टेट को चेंज करना है तो उसके लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर यहाँ पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। मतलब उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी को हमें कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। फोर्स किस लिए रिक्वायरमेंट है, अनबैलेंस्ड फोर्स किस लिए रिक्वायरमेंट है, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, उसकी सेम स्टेट को बनाए रखने के लिए हमें किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मार्कर बहुत गिर जाता है। तो उसकी सेम स्टेट मतलब वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है उसको बनाए रखने के लिए हमें किसी भी नेट एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें अगर इसका फ्रिक्शन कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है उसको स्मूथ बनाना पड़ेगा, जो मार्बल है उससे भी स्मूथ बनाना पड़ेगा। या हम एक काम और कर सकते हैं कि इस प्लेन पर एक कोई स्मूथ लुब्रिकेंट एक
मटेरियल होता है उस लुब्रिकेंट से इस पर पॉलिश कर दे, तो जिससे इसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस बन जाएगा, जिससे उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये गैलीलियो ने इतनी सारी बातें ऑब्ज़र्व की, तो उसके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर जो आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे, उसने अपने कुछ लॉज दिए जो किसको एक्सप्लेन करते हैं, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है तो किस टाइप से मोशन करता है। कोई हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए गैलीलियो ने क्या दिए, गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर न्यूटन ने अपने लॉज दिए। उन लॉज को हम क्या कहते हैं, 3 लॉज दिए उन्होंने, उन लॉज को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गैलीलियो ने ये सब ऑब्जर्वेशन किए, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। उन लॉज ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब उसमें हमें आज पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा न्यूटन ने, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। या अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन in a straight line, in a straight line, तो इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन विद अ स्ट्रेट लाइन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा। या अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो अपने स्टेट में चेंज नहीं करेंगे। तो इसको न्यूटन्स ने क्या कहा वर्ड्स में, कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल रिमेन, क्या कहा उन्होंने, कि इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन, और हम यूँ भी बोल सकते हैं अ ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ इट्स a state of rest, a object remain its state of rest और of uniform motion in a straight line। कि एक ऑब्जेक्ट रहेगा उसी चीज़ में रहेगा, किस चीज़ में, कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कि जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है इसके अलावा कुछ और करने के लिए उसे बाधित ना करे। ठीक है, फोर्स ना करे, कि जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी ये स्टेट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसी को दूसरे वर्ड्स में क्या कहा, कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का क्या करता है, अपोज करता है। कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का क्या करता है, अपोज करता है। और ये जो अपोज है इसी को हमने क्या कहा है, कि वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, इनर्शिया होता है। उसमें क्या गुण होता है, उसमें प्रॉपर्टी होती है उसकी इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि अगर वो उसकी स्टेट में हम चेंज करेंगे तो उसकी स्टेट में जो चेंज हो रहा है उसका क्या करेगा, वो हमेशा अपोज करेगा। तो ये उसकी जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ
यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया, कि वो उसकी जो टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है, कि वो अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करता है। कि अगर वो स्टेट से अगर तुम उसको रेस्ट में लाना चाहते हो, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है, उसका मोशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसका वो क्या करेगा, अपोज करेगा। या अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट से हम अगर उसे मोशन में लाना चाहते हैं तो वो मोशन में लाने का भी क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो अपोज करने की उसकी जो टेंडेंसी है, अपोज करने की उसकी जो टेंडेंसी है, उसको हमने क्या कहा है, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। दैट्स वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या है, कि वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज करने का क्या करता है, अपोज करता है। इसके हम कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं डेली लाइफ में, कि अगर हम किसी कार में जा रहे हैं, ठीक है, कोई कार चल रही है, तो वो कार अगर मोशन कर रही है तो उस कार में हम अगर बैठे हैं तो हम भी उस कार के साथ क्या कर रहे हैं, मोशन। अब अगर ड्राइवर क्या करे, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दे, ड्राइवर क्या करे, सडनली ब्रेक अप्लाई करे, तो जैसे सडनली ब्रेक अप्लाई होते हैं तो हम यूँ करके कार में आगे की साइड जाते हैं, आगे की साइड गिर जाते हैं हम। ठीक है, अचानक से बिल्कुल बहुत, अगर बहुत ही ज़्यादा सडनली अगर ब्रेक लगाया तो बहुत ही बिल्कुल यूँ आगे की साइड हम झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों झुकता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है। तो वो कार इस डायरेक्शन में, सपोज करो ये कार मोशन करी थी इस डायरेक्शन में, हमारी बॉडी भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ तो कार तो क्या हो गई, रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी तो क्या करना चाहती है, मोशन ही करना चाहती है, क्योंकि वह कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में चेंज करना चाहता है कि नहीं। अब वह बॉडी मोशन कर रही है तो वो क्या चाहती है, कि वह मोशन ही करती रहे। क्यों, इनर्शिया का उसका एक टेंडेंसी है कि वो अपनी जो स्टेट है उसमें चेंज करने का क्या करती है, अपोज। तो जो हमारी कार है, जो हमारी बॉडी है, वो बॉडी क्या चाहती है कि वो मोशन ही करते रहे, लेकिन कार तो क्या हो गई, रुक गई। और बॉडी का जो हमारा इनर पार्ट, जो हमारा लोअर पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, जो हमारे फीट है, वो तो क्या हो गए, कार के साथ रुक गए, लेकिन जो अपर पार्ट है हमारी बॉडी का, वो क्या करना चाहता है, मोशन। उसकी वजह से वो हमारा अपर पार्ट, ऊपर का हिस्सा कहाँ झुक जाता है, आगे झुक जाता है। इसी वजह से हमें बहुत से बार जो आगे कुछ पैनल्स वगैरह लगे हैं कार में, तो उससे टकरा कर कोलाइजन से हमारी इंजरी भी हो सकती है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट क्या करता है, जैसे ही कार रुके तो ये जो हम यूँ अचानक से आगे झुक सकते हैं, उस अचानक से आगे झुकने को, इस हमारा जो मोशन है उसको बेल्ट, सीट बेल्ट क्या कर देता है, स्लो कर देता है। वो सीट बेल्ट क्या करता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिससे हमारे जो अचानक से हम यूँ गिरने वाले थे उसको स्लो कर देता है और हम धीरे से गिरते हैं, जिससे हमें इंजरी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए कार चल रही थी, कार में सडनली ब्रेक लगाए तो हमारी बॉडी ने, कार तो रुक गई लेकिन बॉडी रुकना नहीं चाहती थी, इनर्शिया की वजह से वो तो आगे ही जाना चाहती थी, इसलिए हम आगे ही साइड झुक जाते हैं। इसी टाइप से अगर हमारे पास एक बस है, क्या है, बस, बस रुकी हुई है, रेस्ट में है। अब सडनली अगर बस ड्राइवर ने क्या किया, बस को स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है, हम यूँ पीछे की साइड झुक जाते हैं। ठीक है, तो पीछे की साइड हमको धक्का लगता है, क्यों लगता है, हमको एक जर्क लगता है पीछे की साइड। क्यों लगता है, क्योंकि फिर से वही बात कि हमारी बॉडी रेस्ट में, तो वो तो क्या हो चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे, लेकिन बस ने सडनली चलना स्टार्ट किया तो जो हमारे फीट है वो भी जो बस के कांटेक्ट में है वो बस के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन हमारी बॉडी तो इनर्शिया की टेंडेंसी की वजह से वो तो क्या चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे, तो इसकी वजह से वो पीछे की साइड झुक जाती है। इसी टाइप से हमारी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ भी दी है कि अगर हमारे पास कैरम बोर्ड्स के कॉइन्स है, उन कॉइन्स को हम यूँ एक के ऊपर अगर एक यूँ रख देते हैं और स्ट्राइकर से अगर हम क्या करें, इस नीचे वाले स्ट्राइकर से, कैरम अगर खेला होगा देखा होगा कि स्ट्राइकर से अगर बहुत ही ज़ोर से अगर हम उस नीचे वाली कॉइन को मारे तो क्या होता है, ये सिर्फ नीचे वाली कॉइन आगे बढ़ जाती है और बाकी की जो ऊपर वाली कॉइन्स है वो तो वहीं रहती हैं, वहीं पर नीचे गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स सिर्फ किस पर लगा, नीचे वाली कॉइन पर, तो नीचे वाली कॉइन तो सडनली आउट हो गई, लेकिन ऊपर वाली कॉइन्स क्या है, फिर से वही इनर्शिया है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसलिए वो वहीं पर रुक जाती है और वो वहीं गिर जाती है। इसी टाइप से अगर हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास है, अगर हमारे पास इस ग्लास पर हमने क्या रख दिया है, कार्डबोर्ड रखा और उस कार्डबोर्ड पर हमने क्या रख दिया है, कॉइन। ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्लास,
इस ग्लास पर हमने क्या रख दिया, एक कार्डबोर्ड, एक ग्लास है उस पर हमने कार्डबोर्ड रखा और उस कार्डबोर्ड पर हमने क्या रख दिया, कॉइन। और अगर उस कार्डबोर्ड को हम बिल्कुल स्पीड से खींच ले तो क्या होता है, वो कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमने इस कार्डबोर्ड को खींचा तो कार्डबोर्ड में तो क्या आ गया मोशन, तो वो तो आ गया बाहर। लेकिन जो कॉइन है, कॉइन में क्या है, टेंडेंसी ऑफ इन द स्टेट इट इज वांट टू रिमेन इन द रेस्ट। वो किस में है, रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, इसलिए वो कॉइन वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इन ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट remains in the state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled by an external force। कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में ही यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसी टाइप से अगर देखो हम देखते हैं कार, कि अगर हम कार में कहीं जा रहे हैं तो सपोज करो इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और अचानक से अगर कार क्या करती है, एक शार्प टर्न ले लेती है। अगर एक कार शार्प टर्न लेती है तो हम यूँ कार में यूँ बाहर की साइड हमें धक्का लगता है, ठीक है, बाहर की साइड हम यूँ झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि देखो कार इस डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो हमारी बॉडी क्या करना चाहती है, उससे स्ट्रेट लाइन में रहना चाहती है। लेकिन कार ने यूँ टर्न ले लिया, सडनली कार ने क्या लिया, टर्न, तो हमारी बॉडी चाहती है कि वो तो सीधी जाए। तो कार इधर गई और हमारी बॉडी इधर ही जाना चाहती है, तो उसकी वजह से यूँ हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बाहर की साइड मूव हो जाती है। थोड़ा सा हमें यूँ धक्का लगता है बाहर की साइड, तो वो भी किसकी वजह से हुआ, इनर्शिया की वजह से। कि कार सीधी जा रही थी तो हमारी बॉडी भी कहाँ जाना चाहती है, सीधी, लेकिन कार ने टर्न ले लिया तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जाना चाहती थी सीधी, इसकी वजह से हम कार में क्या बाहर की ओर हमें क्या लगता है, धक्का लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।